हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। अर्थात अब सभी स्कूलों के धीरे धीरे हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो ये क्लास 12 का वायरल मॉडल पेपर बता रहा हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हिंदी का पेपर है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का आएगा। और हाँ, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर आपका किस प्रकार से आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए हुए, और मैं आपको बताता हूँ संपूर्ण हल के साथ इस मॉडल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग को दिया रहता है नोट्स में। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि समय जो हम लोग के पास रहता है 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, और पूर्णांक यहाँ पे पूरा 100 नंबर का रहता है। लेकिन क्लास 10th में क्या रहता है, तो 70 नंबर का रहता है, क्लास 12th में 100 नंबर का। और इसमें यहाँ पे दिया गया है निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरे में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। मतलब कि आपको दोनों खंडों के उत्तर देना आवश्यक है। मतलब एक खंड पढ़ेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे, दूसरा खंड पढ़ेंगे तो उसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। और हाँ, याद रखिएगा कि इसमें आपको क्लास 10th की तरह OMR सीट नहीं मिलता है। जैसे क्लास 10th में आपको OMR सीट मिलता था ना, 4 ऑप्शन था, इसमें एक सही था, तो आप OMR से OMR में गोला कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको OMR सीट नहीं मिलता है, ओनली 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिसको आपको अपने कॉपी में लिखना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ MCQ सॉल्व सहित। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि फर्स्ट वाला MCQ दिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या श्रीनिवास दास जी हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन 1 में हम लोग को दिया गया जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हम लोग को ख में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। मैं कॉपी लिखने का तरीका आपको बता दूंगा, पहले आप पूरा प्रश्नोत्तर क्या है, एक है प्रश्नोत्तर 1 का को इस प्रकार से लिखना है अपने कॉपी में। और ये काले स्केच से रहेगा, उसके बाद से नीचे करके आप एक एक लिख देंगे। समझ गए? तो ये होता है कॉपी लिखने का पैटर्न। तो ये हो गया आपका बहुविकल्पी नंबर 1। और दूसरा देखते हैं, ख में दिया गया है कि साहित्यालोचन गद्य विधा, साहित्यालोचन की विधा है। जो साहित्यालोचन गद्य है, इसकी कौन सी विधा है? नाटक विधा की है, या आलोचना विधा की है, या उपन्यास विधा की है, निबंध विधा की है? तो जो साहित्यालोचन है, ये आलोचना विधा की। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आलोचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग। देखिए, इसमें दिया गया हम लोग को कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। इसमें से कौन सा बताना है कि आत्मकथा है? देखिए, जो आवारा मसीहा है, ये आत्मकथा है, या नीड का निर्माण फिर आत्मकथा है, या कलम का सिपाही आत्मकथा है, या शिखर के सागर तक आत्मकथा है? तो हम लोग को बताना है कौन सा आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है नीड का निर्माण फिर, ये किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड का निर्माण फिर, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। आवारा मसीहा जो कलम का सिपाही है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो आपको अलग अलग रचनाओं के रचनाकारों के नाम याद करना है, एंड उसकी विधा को भी याद करते चलना है। नेक्स्ट घ को देख लेते हैं। देखिए, घ में दिया गया कि चिंतामणि की गद्य विधा है। जो चिंतामणि है वो किस गद्य विधा की रचना है? नाटक विधा की है, उपन्यास की, निबंध की, कहानी है? तो चिंतामणि जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ड में दिया गया है रिपोर्तार्ज के लेखक हैं। जो रिपोर्तार्ज रचना है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या विष्णुकांत शास्त्री हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं? तो ऑप्शन डी में हम लोग को दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, वो रिपोर्तार्ज के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 प्रश्न था, मतलब प्रश्न ए में आपको 5 बहुविकल्प दिए जाएंगे, एंड उसके बाद से प्रश्न 2 में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, सेम इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें हम लोग को पहला दिया गया है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सबरपा हैं, या सरहपा हैं, या लुइया हैं, या कन्हपा हैं? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है सबरपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोहा कोश के रचनाकार हैं कौन है? सबरपा हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है। इसमें देखिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ख में दिया गया कि अल्लाह खंड का दूसरा नाम क्या है? जो अल्लाह खंड है, इसका दूसरा नाम क्या है? बिसलदेव रासो है, या परमाल रासो है, या खुमार रासो है, या हमीर रासो है? तो अल्लाह खंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बिसलदेव रासो है। तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
गौ में दिया गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हम लोग को बताना है। वैदेही वनवास है, या साकेत है, या प्रिय प्रवास है, या कामायनी। देखिए इसमें सब मिनिमम महाकाव्य है, लेकिन प्रथम महाकाव्य कौन पूछा है खड़ी बोली का, तो ये जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, तो यही है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ में दिया गया है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, इसमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का हम लोग को बताना है। यहाँ पे सूरदास नहीं, सूरसागर फिर विशलदेव रास हो, या पृथ्वीराज रास हो, या पद्मावत, या पद्मावत अखरावट, हम लोग को बताना है कि कौन सा आदिकाल का ग्रंथ है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और पृथ्वीराज रासो आदिकाल का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, और इसमें हम लोग से पूछा है कामायनी में श्रद्धा किस सर्ग के बाद आती है। जो श्रद्धा है वो किस सर्ग के बाद आती है, आशा सर्ग, काम सर्ग, या चिंता सर्ग, या लज्जा सर्ग। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन फोर्थ में लज्जा सर्ग, इसी के बाद आती है कौन, श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा सर्ग आता है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके खत्म हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको अपने एग्जाम में कॉपी में लिखना है। और किस प्रकार से लिखना है मैं एक एक करके सभी चीज़ों को बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक एक चीज़ आपको बहुत ही सरलता से बताई जाएगी यहाँ पे। एंड उसके बाद से अब आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से गद्यांश का, मतलब कि आपको इसका लिख के आंसर देना है। उस ऊपर भी लिखना था, लेकिन इसका आपको थोड़ा पैराग्राफ बढ़ा के लिखना है। जैसे कि उस पर आपको एक शब्द में उत्तर देना था, लेकिन इसमें आपको कई वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें दिया गया हम लोग को कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि आपका 10 नंबर का प्रश्न है, समझ गए ना कि ये 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। और जब पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, और जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश दिया गया, तो आपको नीचे मिलेंगे 5 प्रश्न, और ये 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। ठीक है, और इस 5 प्रश्नों का हम लोग को उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो इसके ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक का नाम लिखना है। फिर इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको केवल जितने पर रेखा किया गया है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, केवल आपको इसी का ही व्याख्या करना है। तो यही होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। नीचे दिया गया है, केवल इसी का व्याख्या करना है। ठीक है, तो और उसके बाद से नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में जन का प्रवाह से तात्पर्य क्या है। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एंड उसके बाद से चौथा में दिया गया है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, हम लोग को बताना है। उत्थान, उसके बाद से 5वें में दिया गया है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यदि आपको पहला वाला आ रहा है, ये पहला वाला था, पहला वाला आ रहा है तो पहला वाला कर दीजिए, या आपको वो नहीं आ रहा तो आप दूसरा वाला कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिएगा कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ठीक है, तो आपको पहला वाला आ रहा तो वो वाला कर दीजिए, दूसरा वाला आ रहा तो दूसरा वाला कर दीजिए। दोनों के 10 नंबर मिलेंगे, केवल आपको एक ही करना है। एंड उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन 4, और इसमें हम लोग को बताना है पद्यांश के बारे में। जैसे ऊपर गद्यांश था, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया पद्यांश। और इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम जैसे ऊपर कर रहे थे हम लोग, उसी तरह नीचे भी करना है। अब हम लोग को पूरा पद्यांश पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद से यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाएंगे, एंड इसी का ही उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिए गए ना 5 प्रश्न, इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांशों की शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। आपको किस प्रकार से कॉपी लिखना है मैं एक एक करके बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने 80 MCQ कराए हैं हिंदी में, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे आपका पूरा MCQ कवर हो जाएगा। उसके बाद से कोई MCQ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। एंड उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन में दिया गया कि भारत किसे लेने चित्रकूट गए थे, हम लोग को बताना है। चौथा में दिया गया कि अयोध्या का राज्य किसे मिला था, हम लोग को बताना है। और उसके बाद से 5वां में दिया गया कि प्रभु बोले गिर गंभीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हम लोग को बताना है। तो आप एक एक करके इसका आंसर बता दीजिएगा, बस आपका खत्म। एंड इसमें भी आपको अथवा करके मिलता है, जैसे गद्यांश में अथवा करके मिलता है, पद्यांश में भी अथवा करके मिलता है। जस्ट समझ गए। तो इसमें आपको पहला वाला आ रहा तो वो वाला कर दीजिए, वरना दूसरा तो ऑप्शन है ही। एंड उसके बाद से स्टार्ट हो गया आपका जीवन परिचय, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। पहला तो आपका लेखक का, एंड दूसरा आपका कवि का। तो आपको लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। एंड उसके बाद से इनके जीवन परिचय का उल्लेख कर देना है। एंड इनकी 2 रचनाओं को लिख देना, और शब्द सीमा जो रहेगी वो 80 शब्द रहेगी। 80 शब्द का मतलब आप 2
पेज में लिख सकते हैं बहुत है। एक पेज का मतलब 2 साइड होता है, तो आप एक ही पेज में दोनों साइड लिख देंगे, बस उसका आंसर हो गया। और ये 5 नंबर का प्रश्न आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। एंड उसी तरह कवियों में पूछा जाता है कि कवि में दिए गए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का आप लिख दीजिए साहित्यिक परिचय एंड उसके बाद से जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, बस आपको 5 नंबर मिल गया। और हाँ, लिखना किस प्रकार से है जीवन परिचय मैंने जयशंकर प्रसाद का बताया है, क्लास 10th के एक तुलसीदास के बताया है, उसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। एंड उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है कि ध्रुव यात्रा कहानी के नायक उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। हम लोग को किसी एक का लिखना है बस, और यदि वो नहीं आ रहा तो आप किसी एक का लिखना है, आपको किसी एक का भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद 7वां में दिया गया है कि स्वपठित गद्यांश के तीसरे सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। मतलब कि अलग अलग मंडल में अलग अलग पढ़ते हैं काव्यखंड ना, तो किसी एक का ही क्या लिखना है, तीसरे स्वर्ग का आपको कथा वस्तु लिखना है। या वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि स्वपठित काव्यखंड के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आपके सभी काव्य खंड काव्य में एक नायक होता है ना, तो उसी का चरित्र चित्रण करना है। बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। शब्द सीमा जो रहेगी 80 शब्दों की रहेगी, मतलब उसमें भी आपका 2 पेज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हम लोग को कि ये स्टार्ट हो गया आपका खंड ख, और खंड ख में हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ये है और दूसरा वाला ये है। इसमें से आपको केवल एक ही संदर्भ लिखना है एक का, और उसके बाद से इसका आपको क्या लिखना है, तो हिंदी में अनुवाद लिखना है। बस आपका 7 नंबर मिल गया, समझ गया। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे क्या है, गद्यांश से नीचे क्या है, गद्यांश, गद्यांश या श्लोक, ठीक है, किसी एक का आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जैसे ऊपर अनुवाद करना था, नीचे भी आपको अनुवाद ही करना है, केवल एक का कर दीजिए, पहला कर दीजिए या दूसरा कर दीजिए। बस आपको मिल गए 7 नंबर, आपके खत्म हो गए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसके बाद से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, जैसे आगे कुआं पीछे खाए, बहुत ही मुश्किल में फंस जाना, बस मतलब कि। और उसके बाद से के यहाँ पे दिए गए कि ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे थोड़ा फल मिलेगा, बस। एंड उसके बाद से अंधे की लकड़ी, किसी का सहारा बनना, समझ गए ना। तो ये किसी 2 का लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके बाद से नेक्स्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के संधि विच्छेद के पद का चयन करके लिखिए। हम लोग को बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा एंड उस जाति का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो बस ये 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है, आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद से आ गया 3rd वाला में, इसमें हम लोग को लिखना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। हम लोग को बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विभक्ति और वचन लिखिए। हम लोग को बताना है कि कौन सा इसका नामयाब्य का विभक्ति और वचन कौन सा है। एंड उसके बाद से आत्मा नाम का शब्द और विभक्ति और वचन बताना है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन 10वां भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 11 में दिया गया हम लोग को, ये 1 नंबर के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट लगता है, आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। निम्न में दिया गया कि शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। गृह ग्रह, इसका सही अर्थ क्या होगा। एंड उसके बाद से दिए कि पास, इसका सही अर्थ क्या होगा। निकट और जाल होता है इसका सही अर्थ। एंड उसके बाद गृह का मतलब घर होता है और ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है। तो ऑप्शन ए उसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बहुत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक का 2 शब्द लिखना है, मतलब कि इसका 2 शब्द का अर्थ लिखना है। एंड उसके बाद से ख में दिया गया है, ग में दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यांश में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे दिया गया कि जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो उसे क्या बोलते हैं, तो सीमा रहित बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है उसे हम लोग सीमा रहित बोलेंगे। एंड उसी तरह ख में दिया गया, दूसरे में दिया गया कि जिसका उपमा न दी जा सके उसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर घ में, और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। कोई 2 वाक्य हमको शुद्ध करके लिखना है। और इसमें पहला है कि दादी का प्राण निकल गया, दादी का प्राण निकल गया, दादी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और प्रज्ञा और क्षमा खेल रही है, प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं नहीं, रही हैं। प्रज्ञा और क्षमा क्या है, लड़की हैं, तो प्रज्ञा और क्षमा खेल रही हैं। एंड उसके बाद से बस किसी 2 का ही लिख लेना है बस। एंड उसके बाद से यहाँ पे आ गया, स्टार्ट हो गया आपका व्याकरण का पोर्शन। और इसमें हम लोगों से पूछा गया श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अस्थायी भाव तथा उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। हम लोग को बताना है। कुंडलिया और छप्पा, कुंडलिया और रोला छंद का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। हम लोग को बताना है कि क्या होता है कुंडलिया और रोला, ठीक है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न आपके खत्म हो गए। एंड यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका 6 नंबर का प्रश्न। इसमें हम लोग को क्या करना क्या है कि बढ़ते हुए संक्रमित रोग को रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। या वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी महाविद्यालय में निश्चित लिपि रिक्त
रिक्त नियुक्ति हेतु प्रबंधक के नाम का एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 नंबर के प्रश्न है, किसी एक को आप कर लीजिए। एंड अब आपका यहाँ से आ गया आपके पूरे पेपर का सबसे हाईएस्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें हम लोग को लिखना है निबंध। और निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, मैंने निबंध की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो उसे देखिएगा जरूर, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें दिएगा कि शिक्षा, और मैंने पोस्ट किया है वो वीडियो भी, मेरी अच्छी खासी व्यूज़ उस पर आ रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। और 9 नंबर यदि उस वीडियो को देख लेते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं आपको, तो आपको 9 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना है कि शिक्षा, शिक्षक और अभ्यर्थी शिक्षार्थी पर भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान पर मेरे प्रिय लेखक प्रेमचंद पर भारत में जनसंख्या वृद्धि, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 9 नंबर का। और मैंने किस प्रकार से लिखना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ आपका खत्म हो गया पूरा क्लास 12 का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर। ठीक है, तो आई होप कि यह पूरा वीडियो आपको एक एक करके समझ में आ गई होगी कि आपको पेपर में किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो या किसी अन्य सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, तो आप मुझे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका मॉडल पेपर जरूर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।